जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कश्मीर फाइल्स ने देश में एक तहलका मचा दिया है और ये सेक्युलर और लिबरल्स का जो इकोसिस्टम है ना, ऐसा लग रहा है कि उन कबूतरों के बीच में किसी ने बिल्ली छोड़ दी हो और भरे बाजार में समाज में जैसे उनको एकदम कपड़े उनके नोच के उनको एकदम बर्थडे सूट में पहुंचा दिया हो। उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। आज हिंदुस्तान को पहली बार मालूम चल रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ क्या था। तो सब अब जो है इस इकोसिस्टम ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। वो कहते हैं कि अरे 19 जनवरी 1990 को तो वीपी सिंह की सरकार थी, उसको तो जी बीजेपी का समर्थन था, उसको तो जी अटल और अडवाणी का समर्थन था वीपी सिंह की गवर्नमेंट को, उस वक्त तो जी जगमोहन गवर्नर था, तो बीजेपी ने क्यों नहीं एक्सोडस रोक लिया, बीजेपी ने क्यों नहीं रोक लिया। तब ये मतलब थेथराई और नंगाई की हद हो गई है। ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए, जो ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस समर्थक जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे एक से एक ऐसी पोस्टें डाल रहे थे, उसमें अटल और अडवाणी को और जगमोहन को दिखाया जा रहा है। तो मैंने जरा तफसील से इसकी टाइमलाइन आपको समझा देता हूं बड़े सीधे सरल शब्दों में, जैसे आपके पास इस थेथरई का है ना, इस नंगई का जवाब देने के लिए मटेरियल हो जाएगा, तब आप सोशल मीडिया पे और अपने इर्द गिर्द इन थेथर लोगों को जवाब दे पाएंगे। भैया, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस दिन से नहीं माना जाता है बच्चे का जन्म। 9 महीना पहले एक प्रक्रिया होती है, वहां से क्रोनोलॉजी शुरू होगी। जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें पूछा जाता है इस बच्चे का बाप कौन है। डिलीवरी वाले दिन से नहीं होता है। आपको बताना पड़ता है कि 9 महीने पहले इस बच्चे का बाप, नाजायज बाप हो चाहे असली बाप हो, कौन था, कितने बाप हैं इसके, यह आपको बताना पड़ेगा। तो कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों, मेरी बात को जरा कान खोल के सुनो। थोड़ा क्रोनोलॉजी इतिहास में ले जाता हूं। 1982 में फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला मरा। 1982, जिस साल एशियन गेम्स हुए थे, याद है ना। इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी उन एशियन गेम्स के मुख्य ऑर्गेनाइजर थे और जगमोहन इनका एकदम खास प्रिय एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसने वो पूरे एशियन गेम्स कराए थे। तो 1982 में उसी साल शेख अब्दुल्ला मर गया। तो 1983 में फारूक अब्दुल्ला वहां का चीफ मिनिस्टर बना। 1983 में, ये वो साल था जब पंजाब में आग लगी हुई थी। पंजाब में लोगों को, हिंदुओं को बसों से उतार उतार के मारा जा रहा था। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पे था 1983 में। तो सब 83 में क्या हुआ कि 83 के इलेक्शंस में फारूक अब्दुल्ला, यही उमर अब्दुल्ला का बाप, जब चीफ मिनिस्टर बन गया तो कांग्रेस से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और 1 साल बाद या कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को हटा के उसी की पार्टी में तोड़ फोड़ टूट फूट करा के, पार्टी दो फाड़ करा के गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर बना दिया और फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया। ये इंदिरा गांधी तो जोड़ तोड़ करने में माहिर थी ना, इसने ये ध्यान नहीं दिया कि एक तरफ पंजाब में आग लगी हुई है और तुम कश्मीर में एक नया लफड़ा पैदा कर रही हो। खैर साहब, 1983 में इन्होंने ये काम कर दिया। 84 में फिर पंजाब एकदम बेकाबू हो गया, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया। 84 के लास्ट में जाके खुद
बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा जी की हत्या कर दी। ये सब 84 में हुआ। तब तक वहां पे गुलाम मोहम्मद शाह चीफ मिनिस्टर था नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी का। उसी साल 1984 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा हुई थी। उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी गई थी और उसको तिहाड़ जेल में फांसी पे लटका के वहीं उसको दफना दिया गया था, तिहाड़ जेल के अंदर ही। 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई साहब। राजीव गांधी उस सहानुभूति लहर पे सवार होकर 410 सीटों से के प्रचंड विकराल बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब ये आदमी मतलब इतना बड़ा, ये इसका लौंडा तो इससे बहुत तेज है, राहुल गांधी जिसका नाम है, इसका बाप इससे ज्यादा बड़ा गधा था। उसको भी राजनीति का कोई मतलब ही एबीसी नहीं पता थी। उसने अपने इर्द गिर्द 4 सलाहकार इकट्ठे कर रखे थे, वो जिनको राजनीति की आर नहीं आती थी, जो दून स्कूल में इसके दोस्त थे, वो इसके सलाहकार थे। शाहबानो प्रकरण हुआ, शाहबानो के प्रकरण में मुसलमानों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद से पलट दिया गया। अब हिंदुओं में जो थोड़ी बहुत सुगबुगी हुई, उससे नाराजगी हुई, उसको कवर करने के लिए 1986 में राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला जहां थे वो ताले में थे ना, वो ताले खुलवा दिए गए राम जन्मभूमि के 1986 में। यहां तक समझ में आ गया। अब जब 1986 में राम जन्मभूमि के ताले खुले तो मुसलमानों में एक फिर सुगबुगी मची। तो साहब कश्मीर में कुछ मुस्लिम नेताओं ने एक हिंदू टेंपल, बहुत बड़ा उसका परिसर था, उस टेंपल के अंदर, उस परिसर में, कैंपस के अंदर एक मस्जिद बनाने की शुरुआत की। तब प्रशासन ने वो मस्जिद बनाने से रोक दिया। तो जब रोक दिया तो वो नेता, वहां जम्मू के आसपास की कहीं घटना है ये, तो साहब वो 1986 में जब मस्जिद, मंदिर के अंदर, मंदिर के कैंपस में मस्जिद बनाने से रोक दी गई, तो वो वहां से उठे और अनंतनाग आ गए। और अनंतनाग में वहां पे नारे लगाए जाने लगे कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। और वहां पे हिंदुओं को दौड़ा के मारा जाने लगा। और वहां पे फरवरी 1986 में, जबकि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, अनंतनाग नामक स्थान पर फरवरी 1986 में एक दंगा हुआ। और उस अनंतनाग के इलाके में, वो बीच बेहड़ा, वो जब आप श्रीनगर जाते हैं तो श्रीनगर से पहले, ये करीब 70-80 किलोमीटर पहले एक बहुत छोटा सा एक टाउन है, वहां पे ये हुआ। और उसके इलाके के हिंदुओं को परसिक्यूट किया जाने लग गया, मारा जाने लग गया। और जब हिंदुओं ने वहां के असुरक्षित महसूस किया तो 1986 में द फर्स्ट वेव ऑफ एक्सोडस हैपेंड। 1986 में पहली बार हिंदुओं ने घाटी छोड़ी और जम्मू, अखनूर, कठुआ, सांबा और उधमपुर के एरियाज में आके हिंदू रहने लग गए। तो साहब पहला पलायन 1986 में हुआ था। उसी दौरान जब राजीव गांधी ने देखा कि अब स्थितियां नहीं संभल रही हैं, तो उन्होंने उस गुलाम मोहम्मद शाह को हटा के फारूक अब्दुल्ला को फिर से चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हटाते थे ना जैसे शतरंज से प्यादे हटाए जाते हैं। 1986 में फिर फारूक अब्दुल्ला आ गए साहब। 1987 में फिर इलेक्शन हुए। तो उन इलेक्शंस में साहब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, MUF नाम की एक पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही थी। और कश्मीर की 46 सीटों में यह बताया जाता है कि उसकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो कम से कम 25, 26, 28 सीटें तक जीतने की स्थिति में थी। और राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला को यह निर्देश दिए कि इनको सत्ता में नहीं आने देना है और तुम 1987 के इलेक्शंस को हाईजैक कर लो, कैप्चर कर लो। और पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो बूथ कैप्चरिंग से कैप्चर कर लिया गया। और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जहां 22, 24, 26 सीट आने वाली थी, मात्र 4 सीटें आ पाई। और एक सीट तो ऐसी थी जिसमें उनका कैंडिडेट कई हजार वोट से जीत गया था और हारा हुआ कैंडिडेट अपने घर चला गया था।
और 1 घंटे बाद उस हारे हुए कैंडिडेट को घर से बुला के कि नहीं नहीं आप जीत गए हो, ये तो हार गया है, और उसको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया था। सीट का नाम मैं आपको कोशिश करूंगा उसमें बता दूंगा। और ऐसा कम से कम 30 सीटों पे हुआ था, और वो इलेक्शंस पूरी तरह कैप्चर्ड थे, रिग्ड थे। लोकतंत्र की वहां हत्या कर दी गई कश्मीर में। अब इसका मौका मिल गया, और वहां पे मुस्लिम हार्डकोर लोगों ने वहां पे सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। और ये बात है साहब 1987 की, समझे साहब। तब तक क्या हुआ, और वहां पे अब माहौल खराब होने लग गया। इसके बाद क्या हुआ कि साहब 1988 में आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने रशिया को खदेड़ दिया। तालिबान को तैयार किया था पाकिस्तान ने अपने यहां ट्रेनिंग देके, और उनके वो तालिबान वहां बहुत कामयाब रहे थे। जब रशियन भाग गए तो अब तालिबान वेले हो गए, तब उनके पास कोई काम नहीं था। तो कुछ तालिबान को पाकिस्तान ने कश्मीर में पुश कर दिया। तो अब लोकल मिलिटेंट्स प्लस तालिबान, और जब रशिया वहां से भागा था तो बेशुमार हथियार छोड़ के भागा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के कुछ एरियाज में, जो कि अफगानिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां हथियारों की मंडी, जैसे सब्जी बिकती है ना ठेले पे, ऐसे ठेले पे AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स, कलाशनिकोव्स और उनके शेल्फ बिका करते थे। जिन लोगों को पुराने, उनको याद होगा कि इंडिया टुडे ने बाकायदा एक परिशिष्ट लिखा था जिसमें उन पे मर्तबान में रखी हुई AK-47 की गोलियां ऐसे बिक रही थी जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी में आलू प्याज बिकता है। और वहां पे यहाँ तक कि आप अगर ऑर्डर करो तो हम 15 दिन में आपको हवित्जर गन डिलीवर कर देंगे, आप ऑर्डर करो हम आपको फाइटर प्लेन डिलीवर कर देंगे, आप ऑर्डर करो हम आपको हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड हेलीकॉप्टर डिलीवर कर देंगे। पाकिस्तान में ये हालत थे हथियार के। तो वो हथियार उसमें से बहुत सारा कश्मीर में पुश कर दिया गया। ये बात है साहब 1988 की। प्रधानमंत्री कौन था? राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी। चीफ मिनिस्टर कौन था? उमर अब्दुल्ला का बाप फारूक अब्दुल्ला। आई समझ में? 88 में। 89 में अब वहां पे फुल स्केल मिलिटेंसी शुरू हो चुकी थी 88 में। 89 में आते आते हालात इतने खराब हो गए कि 13 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू, ये वहां के एक लोकल बीजेपी लीडर थे, उनकी हत्या कर दी गई। टीकालाल टपलू 1989 13 सितंबर। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी। नीलकंठ गंजू, ये वो हाई कोर्ट के जज साहब थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। रिटायर हो गए। तो 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में हाई कोर्ट के सामने इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। ये कश्मीर फाइल्स में दिखाया है। प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्रियंका जज्जी और राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी। चीफ मिनिस्टर कौन था? फारूक अब्दुल्ला। और आपका तो मालूम है ना, जब चीफ मिनिस्टर होता है तो गवर्नर की क्या औकात होती है? जगदीप धनखड़ की क्या औकात है बंगाल में, ममता बनर्जी के बंगाल में? वही औकात होती है, गवर्नर द रबर स्टैंप। उसके बाद सुनिए, प्रेमनाथ भट्ट, ये जर्नलिस्ट थे और वकील थे। इनकी हत्या की गई है 27 दिसंबर 1989 को। अब 27 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका था। हाँ, 3 दिसंबर को राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी चुनाव हार गए थे, और 2 दिसंबर को वीपी सिंह ने शपथ ले ली थी। तो वीपी सिंह ने साहब जब शपथ ली है ना, तो आपने विरासत में नीलकंठ गंजू की लाश उनको दी थी।
मतलब नीलकंठ गंजू की लाश अभी गर्म थी जब वीपी सिंह ने शपथ ली है। आई समझ में? तो गवर्नमेंट फॉर्म होते होते टाइम लगता है। और आपको याद होगा वीपी सिंह की गवर्नमेंट तो बहुत उठापटक से फॉर्म हुई थी। चंद्रशेखरा जो है वो एकदम वीटो लगा दिया था, देवीलाल आए, फिर देवीलाल को पीएम बनाया गया, फिर देवीलाल ने चढ़ के मंच से घोषणा कर दी कि हम नहीं, मांडा राजा जो है वो पीएम बनेंगे, और वो सब हुआ। इतनी उठापटक के बाद जब सरकार ने शपथ ली, उसके बाद सरकार की फॉर्मेशन हुई, तब सरकार को बताया, जब सरकार ने बोला भैया कश्मीर में तो हालात बहुत खराब हैं, तब तक 19 जनवरी 1990 आ चुकी थी और हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि वीपी सिंह गवर्नमेंट ने फारूक अब्दुल्ला को कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है, या तो तुम रिजाइन कर दो, नहीं तो हम तुमको बर्खास्त कर देंगे और राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और हम गवर्नर जगमोहन को गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं। गवर्नर जगमोहन की खासियत यह थी कि ही वॉज अ वेरी अपराइट आईएएस ऑफिसर, वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड अ नो नॉनसेंस मैन। और 1982 के एशियन गेम्स में और तमाम, वो इससे पहले भी गवर्नर रहे थे, और मतलब ही वॉज अ वेरी अपराइट ऑफिसर। और उसको गवर्नर बनाने के लिए जोर डाला था अटल जी ने और आडवाणी जी ने। तो 17 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला भूमिगत हो गया श्रीनगर में, उसका आता पता ही नहीं था। ये भी कंफ्यूजन था कि उसने रिजाइन किया कि नहीं किया, कर दिया था शायद, ऐसा बताते हैं, बट ही वेंट अंडरग्राउंड। और 19 जनवरी को दिल्ली से बीएसएफ के स्पेशल प्लेन में जगमोहन को गवर्नर बना के भेजा गया। और 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक कश्मीर में गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं थी। 19 तारीख को जब जगमोहन वहां पहुंचे तो श्रीनगर में मौसम बहुत ज्यादा खराब था। हिज प्लेन कुड नॉट लैंड इन श्रीनगर, और वो वापस जम्मू आके लैंड कर गए। वो ये बताते हैं कि शाम को लगभग 7-8 बजे जब मैं जम्मू के राजभवन में पहुंचा हूं तो वहां का फोन लगातार बज रहा था। मैंने खुद फोन उठाया तो मुझे सैकड़ों कश्मीरी हिंदुओं के फोन आए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हमें बचा लो। और कहते हैं ऑन द फोन I could listen to the announcements being made on the loudspeakers of the masjids. ये उन्होंने अपनी बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस में लिखा है। जगमोहन की बुक पढ़ लीजिए। फिर आप कहते हैं ना कि साहब अटल और आडवाणी का गवर्नर था, फिर अटल आडवाणी ने क्या किया? तो सब ये मिलिटेंसी और कश्मीरी पंडितों पर ये अत्याचार वीपी सिंह की सरकार को विरासत में मिले थे, अटल आडवाणी जी को विरासत में मिले थे। उसके बाद क्या हुआ? 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों का जो सेकेंड वेव थी वो आके वहां से पलायन करके किसी तरह ट्रकों में रात को, वो जो आपने फिल्म में देखा। 20 जनवरी को सुबह जगमोहन वहां पहुंचे हैं और 21 जनवरी मतलब जगमोहन के चार्ज लेने के अगले दिन सीआरपीएफ ने, लोग बताते हैं कि 280 ठोक दिए थे गवा कदल ब्रिज पे। हाँ जी, उसको ये लोग गवा कदल मैसेकर बोलते हैं और बाकी लोग उसको गवा कदल फायरिंग बोलते हैं। उग्र भीड़ और आतंकवादियों की एक भीड़ पर सीआरपीएफ ने फायरिंग की उनको तितर बितर करने के लिए। तो ऑफिशियल फिगर है 28 की, बहुत सारे उसमें 50 लोग दर्ज हैं, पर जो प्रत्यक्षदर्शी और वो लोग बताते हैं कि 280 लोग मरे थे। गवर्नर जगमोहन जब गए तो तब कार्रवाई शुरू हुई। किस तारीख को? मात्र एक दिन बाद सीआरपीएफ ने बंदूक उठा ली थी, घोड़े खोल दिए थे।
झेलम लाल कर दी थी। उसके बाद सुनो, इस जब ये गवाह कदल का जो किलिंग जो शूटिंग हुई है, पुलिस फायरिंग, उसके 4 दिन बाद 25 जनवरी 1990 को हंदवारा में ये फिर इकट्ठे होके प्रोटेस्ट कर रहे थे उस गवाह कदल के पुलिस फायरिंग के खिलाफ। वहां पे बीएसएफ थी, बीएसएफ ने भी घोड़े खोल दिए। ऑफिशियल फिगर है 21 मरे 75 घायल, असली कितने मरे होंगे आप अंदाजा लगा लो। आप पूछते हो ना गवर्नर ने क्या किया, अटल अडवाणी के गवर्नर ने क्या किया। मात्र 4 दिन बाद हंदवारा में। उसके बाद सुनो, 1 मार्च को तंगपुरा में ऑफिशियल फिगर 5, इंजर्ड 20, असली फिगर अंदाजा लगा लो, ये भी बीएसएफ ने किया था। उसके बाद 21 मई को हवाल, ऑफिशियल फिगर 50 डेड, असली कितने मरे होंगे आप अंदाजा लगा लो। उसके बाद 1990 ये लगातार सिलसिला चला है। सोपोर में 6 जनवरी 1993, उसके बाद 22 अक्टूबर 1993। इसके बाद विकिपीडिया देख लेना, ऐसे 100 से ज्यादा पुलिस फायरिंग में। पर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे, अब इंडियन गवर्नमेंट 2 फ्रंट्स पे लड़ रही थी। एक तरफ पंजाब था, एक तरफ कश्मीर था। और ये कश्मीर किसकी देन है? कांग्रेस की। ना फारूक अब्दुल्ला को डिस्टर्ब करके, क्या नाम था उसका, गुलाम मोहम्मद शाह को, हाँ, गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर बनाते तो वहां गड़बड़ शुरू नहीं होती। उसके बाद 1987 के इलेक्शंस को न रिग करते तो ये नहीं होती। भिंडरावाले को न पैदा करते तो पंजाब में नहीं होता। शाहबानों को, मुसलमानों को खुश करने के लिए शाहबानों को वाला फैसला न पलटते तो बाबरी मस्जिद में वो राम जन्मभूमि के ताले खोलने की नौबत नहीं आती तुम्हारी। तो अब ये सब मैंने कहा ना, जब जोकर्स को गद्दी पे बिठाओगे ना तो ऐसे ही पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे और देश का यही हाल होगा। लकी स्पर्म्स एंड लकी पुसीज जब देश पे राज करेंगी ना तो देश का यही हाल होगा। लकी स्पर्म का मतलब समझते हो ना, किसी साले के डैश से पैदा हुए लकी स्पर्म और किसी के डैश से की सेवा करती हुई लकी पुसी जब देश चलाएंगी ना, सिर्फ मतलब व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, बिकॉज आई ब्लडी एफ वर्ड द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए आई एम रूलिंग द कंट्री। मैं किसी साले का की नालायक औलाद हूं इसलिए आई विल रूल द कंट्री। जब इस तरीके से आप डेमोक्रेसी चलाएंगे ना, इस तरीके से देश चलाएंगे और इस क्राइटेरिया पे देश के शासक चुने जाएंगे तो देश का यही हाल होगा। समझे? कांग्रेस के मूत्र पिपासुओं, इस देश को बर्बाद करने में नेहरू और उसकी इल्लीगल नाजायज औलादों का हाथ है। ये देश आज जो भोग रहा है वो नेहरू जैसे अकर्मण्य, मैंने कहा था कि कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ घुटने से सोचते हैं, कुछ सारे एल से सोचते हैं। नेहरू वो था और ये उसकी नाकामी नालायकियत हम आज तक भोग रहे हैं, कश्मीर में, पंजाब में और हर जगह। इसलिए ये फर्जी प्रोपेगेंडा बंद करो, जो पाप तुमने किया है उसको स्वीकार करो। और हिंदुस्तान की जनता अब जाग गई है और उसको कश्मीर फाइल्स जैसी आपके तुमको नंगा करने वाली अब इवेंट्स देश में होने लगे हैं। अब तुमको तो बेटा हम नंगा करेंगे, आने दो समय। आज के लिए इतना ही, फिर से और एक वीडियो बनाऊंगा इसी विषय पे। इनके प्रोपेगेंडा को तो मैं बताऊंगा। और आज के बाद कोई आपसे कोई बात करे, साले को ये फैक्ट्स उसके मुंह पे दे के मारो। ओए जब बकवास मत कर, दीज आर द फैक्ट्स। और ये मैंने अपनी मन मर्जी से एक भी फैक्ट नहीं दिया। इट इज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। Hundreds of books are there, hundreds of articles are there, hundreds of newspaper articles are there. खुद पढ़िए, फैक्ट्स इकट्ठे किए और इनके मुंह में घुसेड़िए, मुंह में और जहां जहां घुसेड़ सकते हो वहां ये फैक्ट्स घुसेड़ दो।
प्रोपेगेंडा का जवाब फैक्ट से दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से।